हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं कोरोना पर स्वास्थ्य सम्मेलन, इंडिया टीवी की एक कोशिश कोरोना को लेकर एक बार फिर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने की। और तमाम सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें हो, वो क्या प्रयास कर रही हैं इस वक्त वो आप तक पहुंचाने की। हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। हाँ, धन्यवाद जी। आपका प्रदेश पूरे कोरोना काल में बहुत हद तक बचा रहा, प्रोटेक्टेड रहा। कोरोना के मामलों से कोई बेतहाशा मामले नहीं कभी आए, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि उसमें रफ्तार आ रही है। एक दिन में 12-13 हजार के करीब मामले आ रहे हैं। तो ये अचानक जो तेजी आई है, इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? देखिए, कोरोना का जो ये दूसरा जो स्ट्रेन है, इसमें संक्रमण बहुत तीव्र है। हमारे यहाँ जो पहले स्ट्रेन में मैक्सिमम जो केसेज आए थे वह 67,000 तक आए थे। हम लोगों ने भारत सरकार के सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो एक कार्य योजना तैयार की थी, उसके क्रम में उसे पूरी तरह नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की थी। और 67,000 एक्टिव केस एक समय हमारे पास प्रदेश में थे, लेकिन हम धीरे धीरे करके कंट्रोल करते करते एक महीने पहले तक हम उसको 1500 तक लेके आ गए थे। इस दौरान दो चीजें हुई। एक तो लोगों ने ये मान लिया, वैक्सीन आने के बाद लोगों ने ये मान लिया कि अब तो कोरोना का उपचार शुरू हो चुका है। लापरवाही भी हुई है हर एक स्तर पर, ना इन्फोर्समेंट की कार्रवाई हुई। यद्यपि हम लोगों ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम को सदैव सक्रिय बनाए रखा, लेकिन सभी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होने लग गए, भीड़ भाड़ होने लग गई। लोगों ने मास्क से दूरी बना ली, सोशल डिस्टेंसिंग से दूरी बना ली। इसी दौरान जो अन्य राज्यों में बीमारियां जहां पे थी, कोविड के मामले जहां तेजी से पनप रहे थे, उन राज्यों से फ्रीक्वेंट आवागमन रहा। तो फ्रीक्वेंट आवागमन के कारण उस समय एक समस्या ये पैदा हुई कि जो यहाँ के कार्य करने वाले लोग वहाँ पे थे, नौकरी पेशा करने वाले लोग थे, तो उनका यहाँ पे पर्व होली के लिए लोगों का आगमन हुआ। पंचायत चुनाव वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, तो पंचायत चुनाव में भी गाँव में लोग तेजी से आए। इसके कारण फिर ये संक्रमण बढ़ता गया और इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 71,000 एक्टिव केस हैं पूरे राज्य के अंदर। ये एक्टिव केस 4 जो हमारे जनपद हैं उनमें आधे केस हैं, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर। लेकिन इस सब के बावजूद राज्य सरकार ने सभी 75 जनपदों के लिए अपनी कार्य योजना तैयार की है। हम उसको लागू कर रहे हैं। पब्लिक अवेयरनेस इसमें बहुत आवश्यक है। इसके लिए 4,000 से अधिक स्थानों पे हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगे हुए हैं, जिनके माध्यम से कोरोना के प्रति जागरूकता और अवेयरनेस के विशेष कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चलाए जा रहे हैं। हर जनपद में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हम लोगों ने तैयार किए हैं, जिसके माध्यम से कोविड के कंट्रोल के लिए और उसके लिए अन्य जो भी कार्य योजना बननी है उन सब को लेकर के हम लोग विशेष रूप से एक अभियान चला रहे हैं कि एक ही सेंटर से कहां पे कोविड होम आइसोलेशन से जुड़े हुए पेशेंट से संवाद बनाना है। जो भी पेशेंट सीरियस है या जिसे हॉस्पिटलाइज करना है, तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जिले के अंदर या प्रदेश के अंदर कहां बेड की उपलब्धता है वहां पर पेशेंट को भेजने की व्यवस्था, टेस्टिंग के बारे में जानकारी लेना, या फिर अन्य जितनी भी कोविड से संबंधित जानकारियां हैं, इन सब को लेकर के जिले के अंदर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो बनाए गए हैं
वे लगातार सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। तो ये प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ चल रही है और हमारा ये मानना है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 30 से 35 हर कोविड पॉजिटिव व्यक्ति से जुड़े हुए लोगों का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उनका 100% टेस्टिंग जी, RT-PCR का टेस्ट 70% तक करने की तैयारी हमारे यहाँ चल रही है। और जहां पर यह कार्रवाई हुई है वहां पर कोविड नियंत्रण में है, जहां थोड़ी शिथिलता रही वहां कोविड तीव्रता के साथ बढ़ा है। हमारे पास आज के दिन पे 2 लाख टेस्ट प्रतिदिन हम लोग कर रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स उपलब्ध हैं। कोई समस्या, कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है और मेरा अनुमान है कि हम सेकंड स्टैंड को भी पूरी तरह नियंत्रण करने में सफल होंगे। योगी जी, लोगों के मन में एक बड़ा आम सा सवाल यह है कि क्या हम वही पहुंच गए जहां हम आज से ठीक 1 साल पहले थे? वैसी परिस्थितियां बन गई हैं क्या, या उससे भी खराब? देखिए, 1 वर्ष पहले देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की परिस्थिति थी, उस समय एक नया अनुभव था। कोरोना से लड़ने के लिए क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, किसी के पास जानकारी नहीं थी। और उस समय हर हाल में कोरोना को नियंत्रण करने के लिए लॉकडाउन एकमात्र ऑप्शन था। लेकिन आज लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है। आज हमें जीवन को भी बचाना है और उसकी जीविका को भी बचाना है। तो इसलिए केवल और केवल हमने राज्य में इस बात के लिए स्पष्ट किया है कि जिन जनपदों में 500 से अधिक एक्टिव केस हैं, वे जनपद अपने यहां कोरोना कर्फ्यू यानी नाइट कर्फ्यू लागू करें, रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। बाकी अन्य जगह इसको लागू करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, बाकी कोविड हेल्प डेस्क हर एक ऑफिस में, हर एक कार्यालय में, हर एक संस्थान में स्थापित करें। रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, हर एक स्थान पर इसको करें। हर सार्वजनिक स्थान पर व्यापक पैमाने पे सैनिटाइजेशन की कार्रवाई हो। ये हमारे यहां चल रहा है। पहले हमारे पास कोविड जैसी महामारी से लड़ने के लिए अनुभव नहीं था। 1 वर्ष का अनुभव इस समय हमारे सामने है। हमें इसका बेहतर उपयोग करके, क्योंकि लॉकडाउन कोई इसका विकल्प अब नहीं है। अब हमें नाइट कर्फ्यू और जो आवश्यक सावधानी बरतने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत जारी किया है, उसका पालन करने से ही कोविड नियंत्रण में भी आएगा और सामान्य जनजीवन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हम लोग उसी दिशा में ये प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रयास, अब तक के प्रयास सफल हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने चूंकि अभी अपने जवाब में 2 बार इस बात को एम्फेसाइज किया कि लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है, तो मैं फिर इसको एक तरीके का लोगों के लिए आश्वासन के तौर पर समझे कि उत्तर प्रदेश की सरकार लॉकडाउन के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। लोगों के रोजगार पर और लोगों के आने जाने के मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। देखिए, मैंने फिर कहा ना कि हमें अपने प्रदेश के लोगों के जीवन को भी बचाना है और उनकी जीविका को भी बचाना है। लॉकडाउन इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता है और हम लोगों ने तय किया कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। हमने पहले इसके ऑप्शन दे दिए हैं, नाइट कर्फ्यू के, पब्लिक एड्रेस सिस्टम को सक्रिय करने के। हर जनपद में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। इन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को सक्रिय बना करके रखने के लिए ये कार्रवाई हमारी लगातार चल रही है। और साथ साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, 100% टेस्टिंग, यही एकमात्र इसका एक हो सकता है। पेशेंट को समय पर हॉस्पिटल पहुंचा देना। हर ग्राम पंचायत में हमने निगरानी समिति बनाई है, हर वार्ड में निगरानी समिति बनाई है। निगरानी समितियों के पास इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर की पर्याप्त उपलब्धता उनके पास उपलब्ध कराई गई है। हर एक कर्मचारी से जो फील्ड में तैनात है उनसे कहा गया है कि वे लोग किसी भी स्थिति में इस बात को देखेंगे कि
बिना ग्लव्स और मास्क का कोई भी कर्मचारी फील्ड में न निकले, ऐसे ही कोई नागरिक बिना मास्क के फील्ड में न निकले। जी। हर प्रकार की सावधानी बरतने की व्यवस्था की गई है और हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इस सेकेंड स्ट्रेन को भी हम नियंत्रण में लाएंगे। मैंने आपसे पूछने के लिए सवाल नोट कर रखा था जिसका भी आपने काफी हद तक उत्तर दे दिया। आपके ऊपर जिम्मेदारी है 20-22 करोड़ लोगों को इस बीमारी से बचाकर रखने की। इतना बड़ा राज्य है आपका, तो आप इसको मॉनिटर कैसे करते हैं कि मतलब बड़े शहर भी हैं, छोटे शहर भी हैं, कस्बे भी हैं, गांव देहात भी है, कहीं भी कोई मामला आ सकता है, तो इसकी मॉनिटरिंग आप कैसे करते हैं? देखिए, मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके मार्गदर्शन में कोरोना के खिलाफ हम लोग पिछले 1 वर्ष से लड़ाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, आज हमारे पास एक वर्ष का अनुभव है और कोविड जैसी महामारी को नियंत्रण में लाने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसके लिए उस प्रकार की कार्य योजना भी है। हमने टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया है। हम लोग एक जगह बैठ करके पूरे प्रदेश के अंदर किस जनपद में कहां पे क्या स्थिति है उसको मॉनिटर कर लेते हैं। प्रतिदिन हर एक जनपद के साथ संवाद होता है और हर एक जानकारी हमें तकनीक पर ही आधारित होती है। ऑटोमेटिक सारी चीजें चलती रहती हैं कि कहां पे कोविड के पेशेंट हैं, कहां पर लापरवाही हो रही है, कहां पे अच्छा काम हो रहा है, कहां पे वैक्सीनेशन की कार्रवाई किस स्तर पर चल रही है, टेस्टिंग की कार्रवाई किस स्तर पर चल रही है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की स्थिति क्या है, कंटेनमेंट जोन की स्थिति क्या है। ये सारी चीजें एक जगह से बैठ करके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसी के अनुसार हम लोगों की यहां पे प्रदेश के अंदर कार्रवाई चल रही है। हम उसी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। कहीं कोई समस्या इसमें नहीं है। प्रदेश की आबादी इस समय 24 से 25 करोड़ की है और इस बात के लिए आश्वस्त रहें सभी लोग कि जैसे पिछले 1 वर्ष के दौरान हम लोगों ने कोरोना महामारी को पूरी तरह नियंत्रण किया था, ऐसे ही इस नए लहर को भी, दूसरी लहर को भी हम पूरी तरह नियंत्रण करने में सफल होंगे। सभी लोगों को इसमें अपना योगदान देना होगा, लापरवाही को छोड़ना होगा। याद रखना होगा कि उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है और अगर हम बचाव के इस उपाय को लागू कर सकेंगे और उसका अनुपालन कर सकेंगे, कोविड प्रोटोकॉल का पालन हर व्यक्ति कर सकेगा, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका पालन कर पाएंगे तो कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा, हम इसको नियंत्रण कर लेंगे। योगी जी, लॉकडाउन तो आप नहीं लगाएंगे, आपने बिल्कुल साफ कह दिया। लेकिन जैसा आपने भी कहा, होली आई, लोगों ने खूब होली मनाई। अब आने वाले दिनों में भी नवरात्र आने वाला है, रमजान शुरू होने वाला है, शादी ब्याह भी रुकेंगे नहीं, तो फिर कैसे रोकेंगे आप? केवल आह्वान से रोकेंगे या कुछ कठोर कदम उठाएंगे? इसके लिए गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। धर्मस्थलों में एक समय में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। सभी जनपदों को अवगत करा दिया गया है। हम लोग सभी धर्माचार्यों के साथ संवाद बना रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। एक तो इन चीजों को आप नोट कर लें। दूसरा, हम लोगों ने इन चीजों को भी तय किया है कि किसी भी स्थिति में, चाहे वह लोक यानी मांगलिक कार्यक्रम हो, सार्वजनिक कार्यक्रम हो, पर्व और त्योहार हो। देखिए, कोविड नियंत्रण में था, हम लोगों ने पूरी छूट दी, लेकिन आज स्थिति गंभीरता की ओर जा रही है और मुझे लगता है कि आस्था से बड़ा व्यक्ति का जीवन होता है। इसलिए मनुष्य को बचाने के लिए, प्रत्येक नागरिक को बचाने के लिए हमें कुछ देर के लिए अपनी आस्था को स्थगित करना पड़ेगा। उसको कुछ देर के लिए, जैसे विगत वर्ष सभी लोगों ने योगदान दिया था, वैसे ही संख्या सीमित की गई है कि अगर कोई बंद सभागार है, मैरिज हॉल है, 50 से ज्यादा लोग वहां एकत्र न हो और जो भी लोग जाएं मास्क लगा करके जाएं। जो स्वास्थ्य सर्विस करने वाले लोग हैं वे वहां पर ग्लव्स वगैरह धारण करें, मास्क को धारण करके ही वहां पर उपस्थित हों। ये एक व्यवस्था की गई। खुला मैदान है, 100 से ज्यादा लोग
या क्षमता से, यानी 100 तो मैक्सिमम लिमिट है, अपर लिमिट 100 है खुले मैदान पर। सामान्यतः यह उस अगर ज्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं है तो उस क्षमता से आधे से अधिक लोग नहीं होने चाहिए, लेकिन किसी भी स्थिति में 100 से ज्यादा लोग खुले स्थान पर नहीं और बंद स्थान पर 50 से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। ये पहले से गाइडलाइन जारी कर दी गई है और इसका अनुपालन हर एक जनपद के अंदर संवाद बना करके हर एक संस्था से, हर एक परिवार से प्रशासन इस चीज को सुनिश्चित करेगा। इसी शर्त के आधार पर उन्हें परमिशन भी मिलेगी। योगी जी, आप तो नहीं, लेकिन बाकी कुछ राज्य हैं जो लॉकडाउन के बारे में विचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो ऐसा लग रहा है कि लगभग तय है कि लॉकडाउन लग जाएगा। गुजरात में कई जगहों पर स्थिति खराब हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है। तो एक डर है कि वो पिछले साल जो पलायन हुआ था मजदूरों का, उसकी बड़ी मार्मिक तस्वीरें आई थी, वैसा कुछ दोबारा ना हो जाए। भगवान ना करे वैसा हो, लेकिन अगर होता है तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? देखिए, हमारे यहाँ के 80 से 85% जो प्रवासी कामगार थे वो यूपी में ही काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ 10 से 15% जो लोग बाहर गए थे उसमें से कुछ लोग पर्व और त्योहार के कारण वापस आ चुके हैं। पंचायत चुनाव चल रहे हैं और खेती बाड़ी का समय आ गया तो वे लोग वापस ज्यादातर आ चुके हैं। वे उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी आना चाहेगा, यहां पे उसकी सुरक्षा और उसको रोजगार उपलब्ध कराना, उसके बेहतर उपचार की व्यवस्था करना, ये हमारा दायित्व है। हम अपने इस दायित्व का पूरी ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार अपने हर नागरिक को सभी प्रकार की सुविधा देगी, सभी प्रकार की सुरक्षा देगी और मुझे लगता है इसमें कहीं किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं। एक और जहां मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन बड़ी तेजी से देश के अंदर चल रहा है। तो अगर आप उसके बारे में बता पाएंगे, आपके राज्य में वैक्सीनेशन का काम कहां तक पहुंचा है और आज से तो टीका उत्सव शुरू हुआ है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जन्म जयंती दिवस है। आज से लेकर के देश के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक, यानी 4 दिवसीय टीका उत्सव का आयोजन राज्य के अंदर प्रारंभ हुआ है। आज 6000 स्थानों में एक साथ टीकाकरण अभियान प्रारंभ हुआ है और इस सफलतापूर्वक चल रहा है। मेरा अनुमान है कि हम लोग 5 लाख टीका प्रतिदिन करने में, आज के दिन 5 से 7 लाख टीकाकरण करने में प्रतिदिन सक्षम होंगे। आज के दिन पे जो हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी वह थी वैक्सीन के वेस्टेज को रोकना, क्योंकि अगर हम वेस्टेज रोकते हैं, शुरू में आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह 20% तक वेस्टेज गया था, बाद में वो घट करके 10% तक आया। हम अब उसको लेकर के 5% तक लेकर के आ गए हैं। देखिए, प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को सक्रिय करना पड़ेगा। जितने लोगों को वैक्सीन देना उतने लोगों को सेंटर में बुलाना होगा, तो वेस्टेज उतना ही कम होगा और जितना वेस्टेज कम होगा उतने नए लोगों को वह वैक्सीन मिल जाएगा, क्योंकि वैक्सीन की शर्त है उसकी कोल्ड चेन को मेंटेन करना। एक बार वैक्सीन खुलेगा और उतने लोग नहीं हैं तो वैक्सीन खराब हो जाएगा, यानी हम उतने लोगों को वैक्सीन से वंचित कर दे रहे हैं। इसलिए कमी वैक्सीन की नहीं, उस प्रबंधन की कमी राज्य स्तर पर होनी चाहिए, जो होनी चाहिए थी उसके कारण वेस्टेज जो हुआ है उसके कारण कमी हुई होगी। राज्य के अंदर हमने बीच में 1-2 दिन इसको थोड़ा शिथिल करके ट्रेनिंग पर फोकस किया कि जिससे वैक्सीन को अधिक से अधिक मात्रा में सदुपयोग हो सके, ज्यादातर लोगों को दिया जा सके। इसीलिए आज 6000 सेंटर में यह वैक्सीन दिया जा रहा है। हम धीरे धीरे करके 14 अप्रैल तक इसको 8000 सेंटर में लेके जा रहे हैं, यानी हर एक सेंटर में व्यवस्था, क्योंकि इसमें सेंटर बना देने से काम नहीं चलेगा। एक वैक्सीन के कोल्ड चेन को मेंटेन करना, इसके लिए वेटिंग एरिया बनाना, जो वैक्सीन लेने वाले लोग हैं उनके लिए वेटिंग एरिया, वैक्सीन यानी रजिस्ट्रेशन के पहले वेटिंग एरिया, रजिस्ट्रेशन के बाद ऑब्जर्वेशन एरिया के लिए आधा घंटा ऑब्जर्व भी करना है। जिसको वैक्सीन दिया है कोई रिएक्शन तो नहीं, कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, इन चीजों को भी देखना।
इन्हीं सब बातों को लेकर के ट्रेनिंग के कार्यक्रम यहां पर व्यापक पैमाने पे के, जिसका परिणाम है कि हम 8000 सेंटर अब इसके बनाने जा रहे हैं जी। 5 अप्रैल को यूपी ने 5 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन दिया था। हम अब तक 90 लाख लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। तो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है और मेरा अनुमान है कि यह गति ऐसे चलती रहेगी तो 45 साल से ऊपर के लोग भी बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे और फिर उसके बाद आगे जो भी भारत सरकार की गाइडलाइन होगी उसके अनुसार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। योगी जी, आपने कहा कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। अब इसमें राजनीति भी हो रही है क्योंकि बहुत सारे दलों के नेताओं ने यह कहा कि हमारे राज्य में वैक्सीन नहीं है, केंद्र हमको वैक्सीन नहीं दे रहा है। आपका सबसे बड़ा सूबा है, आप कह रहे हैं मेरे यहां कोई कमी नहीं है, बाकी लोगों को क्यों लग रहा है कि वैक्सीन नहीं मिल रही? देखिए, जिन लोगों को राजनीति, हर एक कार्य में राजनीति करनी होगी, उसका कोई उपचार नहीं है। देखिए, यह विषय मानवता को बचाने का है। मैं कह रहा हूं ना, हमारे प्रदेश की आबादी 24 से 25 करोड़ की है और वैक्सीन का कार्यक्रम डिमांड के अनुसार भारत सरकार ने उपलब्ध करवाई है। हम जितना डिमांड दे रहे हैं उतनी वैक्सीन हमें उपलब्ध हो रही है। कहीं कोई समस्या फिलहाल नहीं है और हमें तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि भारत पहला देश है जहां पर 2 वैक्सीन एक साथ लॉन्च हुई हैं और दोनों वैक्सीन व्यापक पैमाने पर, यानी 10 करोड़ से अधिक लोगों को अब तक वैक्सीन उपलब्ध कराई जा चुकी है पूरे देश के अंदर। अपने मित्र देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध भारत करा रहा है। 5 नई वैक्सीन मार्केट में आने वाली हैं। ये जो तेजी के साथ कार्य हो रहा है, ये सभी कोरोना प्रबंधन और कोरोना से बचाव के लिए ही भारत सरकार के अभियानकार प्रधानमंत्री जी के विजन का परिणाम है। लेकिन जिन लोगों को हर एक कार्य में केवल और केवल राजनीति करनी है और कमियां ढूंढनी है, उसका कोई उपचार नहीं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन का भी विरोध किया था। जब कोरोना के मामले बढ़ने लग गए तब भी राजनीति करने लग गए थे। गरीब कल्याण पैकेज घोषित होने के पहले बोलते थे, जब गरीब कल्याण पैकेज घोषित हुआ उसके बाद फिर ये लोग उस पर टीका टिप्पणी करने लग गए। आत्मनिर्भर भारत की घोषणा जब हुई थी उस पैकेज पे भी इन लोगों ने तमाम उंगलियां उठाने का प्रयास किया था। तो जिनको हमेशा केवल राजनीतिक नजरिए से ही सारे कार्यक्रमों को देखना है, जिनके लिए मानवीय गरिमा, सम्मान और उनकी सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती है, वे लोग हमेशा इस प्रकार की हल्की टिप्पणी करेंगे। मुझे लगता है उसको अब जनता भी उन लोगों को गंभीरता से नहीं लेती है। देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रत्येक वाक्य को मंत्र मान करके स्वीकार करती है, उसे अंगीकार करती है और मुझे लगता है कि ये देश के लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी आह्वान करते हैं पूरा देश उनको फॉलो करता है, हर एक शब्द को मंत्र मान करके उसका अनुपालन करता है। ये देश के लिए एक बहुत, मुझे लगता है, गौरव और गरिमा का विषय है और प्रधानमंत्री जी का यशस्वी मार्गदर्शन कोरोना को नियंत्रण करने में और वैक्सीनेशन की कार्रवाई को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में मदद करेगी। देखिए, दरअसल उनका योगी जी आरोप यह है कि केंद्र सरकार वैक्सीन देने में भेदभाव कर रही है। जो भाजपा शासित राज्य हैं, जैसे आपका राज्य हुआ, उनको तो डिमांड पर वैक्सीन मिल जाती है, हमें कोटे के तहत देते हैं। देखिए, जिस राज्य ने जितना डिमांड किया होगा उसी हिसाब से राज्य की आबादी और इन्फेक्शन के आधार पर ये वैक्सीन मिल रहे हैं। याद करना कि यूपी से ज़्यादा वैक्सीन महाराष्ट्र को मिला है, लेकिन मैनेजमेंट, प्रबंधन आपका कैसा है इस पे निर्भर करता है। यूपी की आबादी महाराष्ट्र से दुगनी है, नोट करना, और उस सब के बावजूद अगर इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के प्रति अवेयरनेस की आवश्यकता थी। यह सच है कि लोगों ने लापरवाही बीच के समय में करनी प्रारंभ कर दी थी, मास्क लगाना बंद कर दिया, वैक्सीन के लिए कहा गया तो वैक्सीन बहुत सारे लोगों ने नहीं लगाया। जब मामले बढ़े अब लोग दौड़ रहे हैं। ये चीजें अवेयरनेस के माध्यम से हम पहले ही फेज वाइज इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते थे। जिन राज्यों ने सावधानी बरती वहां पर कोई समस्या नहीं, जिन राज्यों ने सावधानी नहीं बरती वहां अव्यवस्था की सी स्थिति है।
और वहाँ पर हालात ज़्यादा खराब हुए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है ये देश की एक महामारी के खिलाफ लड़ाई है, इसलिए एक दूसरे की कमी को निकालने की बजाय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक टीम वर्क देश के अंदर हो चल रहा है। उस टीम वर्क में प्रत्येक नागरिक को सहभागी बनना चाहिए, जिससे कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। हम इसी अभियान के साथ आगे बढ़ेंगे तो इसके अच्छे परिणाम आएंगे। योगी आदित्यनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और आपको शुभकामनाएं कि कोरोना मैनेजमेंट हो या टीकाकरण का अभियान बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े। धन्यवाद। धन्यवाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।